तुमको किसने कहा था हीरो बन के मेरी जान बचाने को? हीरो हीरोइन की जान नहीं बचाएगा तो हीरो कैसे बनेगा? मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ समीर विध्वंस है, जो एक बहुत ही बढ़िया फिल्म मेकर है और उनकी जो फिल्में हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। इनफैक्ट हिज लास्ट मूवी सत्य प्रेम की कथा हैज ग्रोस्ड ओवर 100 crores, I think, what, worldwide. So a huge congratulations are in order to you, Sameer, and the entire team. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समीर, आई थिंक आपने जो टास्क लिया है हाथ में सत्य प्रेम के लिए बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज एक ऐसे सब्जेक्ट को लाना, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। बट उसको एक फैमिली ऑडियंसेस के प्रति पेश करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। तो आप हम्म। कितना चैलेंजिंग रहा वो सेंसिटिविटी ऑफ द सब्जेक्ट और अपना जो फैमिली मास एंटरटेनर का जो अपील है, उन दोनों का हम्म। मिश्रण करना कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल तो था, क्योंकि जब ये राइटिंग प्रोसेस में था, पूरा राइटिंग प्रोसेस चल रही थी, करण शर्मा जो इस फिल्म के राइटर है, तो हमारा यही एम था कि यूजुअली क्या होता है कि जो ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो इंटेंसिटी के साथ और बहुत ही सीरियस तरीके से पेश किए जाते हैं। लेकिन हमारा हमेशा से ये कहना था कि हमें लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, और अगर उनके पास पहुंचना है तो ह्यूमर का हमें सहारा लेना पड़ेगा और फैमिली का सहारा लेना पड़ेगा। हंसते खेलते सब्जेक्ट आगे जाता जाएगा, और जब वो इंटेंसिटी वाला या जो मेन उसका मैसेज है, वो मैसेज जब आएगा, तो उतनी ही सेंसिबिलिटी से, सेंसिटिविटी के साथ उसको देना है। तो वो ना, दोनों का बैलेंस रखना बहुत मुश्किल था कि ह्यूमर भी रहे, जो नेचुरल ह्यूमर रहे, और ये सेंसिटिव सब्जेक्ट की जो कि इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो उसका बैलेंस कहीं भी जा सकता था। या तो वो या मेलोड्रामेटिक हो सकता था, या तो वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे रह सकता था। तो हमें उसका बैलेंस दोनों का लेना, नॉट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ओनली, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, वो सब हमेशा एक वो छोटी सी, जैसे बोलते हैं ना कि एक थिन लाइन पे हम लोग चल रहे थे। तो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और मुझे लगता है कि लोग जिस तरीके से उसको रिसीव कर रहे हैं, हम एक हद तक तो सक्सेसफुल रहे हैं उसमें। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हो, एक हद तक तो, बहुत हद तक। बिकॉज आई थिंक इट्स टफ, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोस फिल्म्स वेयर इट्स गॉट दैट वेरी वार्मथ। आपने कहा कि वो आसानी से मेलोड्रामेटिक हो सकता था, बट आपने बहुत अच्छी तरीके से वो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को अपनाया, रियलिस्टिक लोकेशंस। अभी हाल ही में मैं अहमदाबाद में गया था और मैंने देखा आप अडलज की वाव में और हाँ। अटल ब्रिज में आपने शूटिंग की थी। सो इट वाज वेरी नाइस टू सी साबरमती रिवर फ्रंट पे। तो इट वाज वेरी या नाइस टू सी आपने जो खास जगह है अहमदाबाद की, उनको आपने लिया और वहां पर शूटिंग की। बट गुजराती बैकड्रॉप स्पेसिफिकली आपने क्यों चुना? व्हाट मोटिवेटेड यू अबाउट दैट? दो तीन चीजें हैं कि एक तो हिंदी फिल्मों में ना हमने नॉर्थ, या जिसको हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है ना, वो बहुत देखा है। यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, या दिल्ली हो। तो हम ये चाहते थे कि अगर हमारी स्टोरी थोड़ी सी अलग है, तो क्यों ना हम लोग गुजरात एक्सप्लोर करें। क्योंकि आज तक क्या हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली ना, गुजराती कल्चर या तो रूरल या संजय सर की फिल्मों में जो आता है बड़े जी लेवल पे, बड़े स्केल पे, एक तो वो वैसे आया है, या तो वो टेलीविजन में आया है जो ओवर द टॉप है। लेकिन जो इतना ही गुजराती कल्चर नहीं है, गुजराती कल्चर, गुजराती लोग अलग भी है। तो वो हमने चाहा कि क्या करें इसको, अगर समझो गुजराती मेन्यू में रखा जाए, तो एक ना अलग कलर आ जाता है। जी और एक गुजराती लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी मिठास है, एक सहजता है। तो वो हम लोग कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं कि मेरे जितने भी गुजराती दोस्त है, वो इतने इजीली वन लाइनर्स फेंकते हैं ना, वो मजेदार लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा जेन्युइन हो जाता है। तो हमें लगा था कि एक नया कोई सेटअप हम लोग लाए, तो लोगों के लिए भी वो देखना थोड़ा सा एक नयापन मिलेगा उसमें। अदरवाइज वही हिंदी हार्टलैंड का एक फैमिली, वही लैंडस्केप, साउंडस्केप, सब वही का वही रहता है। तो हम लोग अलग क्या ऑफर कर रहे हैं ऑडियंस को। तो ये उसका, उसके पीछे ये रीजन था कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अलग रीजन, हमें भी थोड़ा मजा आएगा। जी जब आप write, I want to go back to the first question I asked you actually about this subject. But जब आप
सोच रहे थे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था कि जो सर्वाइवर्स है, or even speak to therapists as well of how they treat, survivors who have gone through such a horrific ordeal in their हम्म। lives? तो आपने क्या वो ग्राउंड वर्क किया था इससे पहले? थोड़ा सा ग्राउंड वर्क हमने किया था, क्योंकि ये जैसे सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है तो हर एंगल से उसको फुल प्रूफ करना बहुत जरूरी था। तो जो हमारा राइटर है करण शर्मा, उसने थोड़ा रिसर्च किया था, और एक बात समझ में आई कि डेट रेप नाम की जो चीज है वो उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है लोगों को। कि जो स्पेशली जो लास्ट सीन में, इसीलिए वो सक्तू कहता है पापा से कि रेप कोई खाकरा नहीं है जिसका टाइप हो। तो लोगों के मन में एक तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है उनको, या तो उनको नॉलेज नहीं है, या तो वो मानने के लिए रेडी नहीं होते कि डेट रेप ये इतना इतना सेंसिटिव है। कि जैसे वो कहती है ना, उसके मोनोलॉग में वो कहती है कि मैं क्या बताऊं कि जब मैं फर्स्ट बेस तक जाने का हक देती हूँ तो इसका मतलब नहीं कि थर्ड बेस तक जाने का मैं हक दे रही हूँ। ये इतनी ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के लिए। तो वो देना बहुत जरूरी था, कि ये बताना जरूरी था कि ये भी एक है कि कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो राइटर है वो थेरेपिस्ट से भी उसने बात की, उसने पढ़ा बहुत कुछ, और फिर उसने वो लिखना स्टार्ट कर दिया कि यार मैं इसके बारे में लिखूंगा। और कहीं ना उसने ये एक बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया कि मुझे प्रीची नहीं बनानी फिल्म। मुझे ऐसा लगना चाहिए ऑडियंस को कि ऐसा किसी भी फैमिली में ना हो, लेकिन ये मेरे आसपास, शायद सत्तू और कथा और ये फैमिली मेरे आसपास है, ये हम्म, उनको फील आना चाहिए। तो वो उसने ज्यादा रिसर्च करके उसको अच्छी तरह से फिक्शनलाइज किया। जी। और आई थिंक अगेन, मैं कियारा के बारे में बात कर रहा था, बट आई थिंक फॉर हर एज एन एक्टर, वो सब चीजों को जहन में रख के फिर उसको कैमरा के सामने दर्शाना, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। इट्स नॉट एन हाँ। इजी कैरेक्टर एट ऑल फॉर आई थिंक एनी वन टू प्ले। पर अब जब आप कियारा के साथ बैठ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, हम्म। तो हम्म। उस वक्त आपने क्या कहा था उनको, और क्या वो क्या था वो टिप्स आपने जो उनको दी? जब हमारी सीटिंग स्टार्ट, एक तो हमने बहुत रीडिंग्स की इसकी, क्योंकि और कियारा ने ना पहले गिल्टी नाम की एक फिल्म की थी। तो वो हाँ। उस टाइम तो वो उस टाइम सर्वाइवर से मिली थी, उनसे उसने बातें की थी। तो वो उसका वैसे होमवर्क हो चुका था लोगों से मिलने के बाद। लेकिन हम जब रीडिंग्स कर रहे थे तो मेरी तीन चार ही चीजें मैंने उसको बताई थी। मैंने बोला था कि मुझे किसी भी तरीके की एक्टिंग एक्टिंग नहीं चाहिए इसमें। मुझे जो तुम्हें लगता है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट जो कहेगा, तुम्हारा इंस्टिंक्ट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा चीजों को, उस तरीके से तुम रिएक्ट करो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा करो, वहां पे वैसा बोलो, ये करो नहीं। जो कियारा एज ए ह्यूमन बीइंग उसको जैसे रिएक्ट होगी, वो मैं चाहता हूँ। तो वो जितना नेचुरली आएगा उतना अच्छा है। ये फर्स्ट था। दूसरा, मैंने उसको बोला था कि जब हम लोग रीडिंग्स कर रहे थे तो मैंने बोला था कि यार ये फील करना चाहिए। तुम उस कैरेक्टर में घुस गई, अगर तुमने वो फील किया, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। जबकि एक उसको ज्यादा हम लोग एक्टिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो वो थोड़ा ऊपरी ऊपरी रह जाता है। तो मैं उसको बोल रहा था कि भूल जाओ, कोई फंबल होता है, कुछ लुक यहाँ वहां जाता है, कुछ सेंटेंस आगे पीछे होता है, डजेंट मैटर एट ऑल। जब तक तुम फील से बातें कर रही हो, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन चीजें थी जो हमने रीडिंग्स के वक्त, जब वो सीन्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग ज्यादा उसमें घुसे नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि जब वो शूट हो तो वो नेचुरली आए। तो वो कम टेक्स मैं लूंगा, ये हमने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग एक या दो टेक्स लेंगे, उसमें जो आएगा वही है। ओके। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने की थी। वाओ, that's quite interesting, because काफी ऐसा होता है कि जब कोई डायरेक्टर आता है तो उनका एक ख्वाब होता है, स्पेशली ये ऐसी फिल्में बनाना, बिकॉज ये काफी कमर्शियल फिल्म है। तो हम्म। उनका जो बहुत ज्यादा विजन होता है कि ओ ये करेंगे वो करेंगे, सो इट्स क्वाइट हम्म। इंटरेस्टिंग टू नो कि आपकी जो विजन है वो काफी सिंपल है। आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट आई नोटिस्ड। इनफैक्ट अनदर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन हियर इज कि मैं आनंदी गोपाल का बहुत बड़ा फैन हूँ। I gave it like I think 4.5 stars when I first watched it. It was outstanding. It's such a beautiful थैंक यू। film, and I think a lot of your movies revolve around empathy and compassion. एक या। कपल के बीच में, जहाँ एक ऑलमोस्ट एक जेंडर इक्वालिटी की बात आती है,
चाहे सोसाइटी कितना भी बैकवर्ड हो, आप उसको कभी भी उस कपल के बीच में नहीं आने देते हो। where men also really are supportive of women। और जब सत्तू की जो कैरेक्टर है, जो कार्तिक आर्यन ने बहुत ज्यादा बखूबी से निभाया उस कैरेक्टर को, आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक ऑन स्क्रीन। um या he also does this, there's that whole sense of empathy and compassion। आप क्या आप इस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो जो आपने एम्पैथी कंपैशन देखा है, जब एक मर्द एक स्त्री को सपोर्ट करता है? क्या आपने वो सब कुछ देखा और फिर ऑब्जर्व किया फिल्म के या दौरान? या 100%। मतलब ये मैं भगवान को मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा ना बहुत स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना कि मेरे आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग, मेरी फ्रेंड्स हो, मेरी माँ हो, मेरे रिश्तेदार हो, मैंने देखे कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें मैंने आसपास देखी है कि जो इंडिपेंडेंट है, जिनकी खुद की एक वॉइस है, और फॉर्चुनेटली उनको सपोर्ट करते हुए मर्द भी मैंने देखे हैं। और सपोर्ट ना करते जो कर नहीं रहे वैसे मर्द भी मैंने देखे हैं। तो मैं हमेशा ना ये देखता था कि ये क्या है कि जो एक कपल जो एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कितने खुश है। भले उनके पास बहुत ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन जो भी उन्होंने अचीव किया है वो उनके लिए बहुत ज्यादा है और बहुत खुश है। और दूसरी जगह जहाँ पे मर्द अपनी औरत को या औरत अपने मर्द को सपोर्ट नहीं कर रही, तो वो उनका क्या हो रहा है, भले उनके पास कितने भी पैसे हो। तो एम्पथी कंपैशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है या असर है विजय तेंदुलकर साहब का, जो राइटर थे। क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल प्लेस से आता हूँ, फिर कमर्शियल प्लेस से आता हूँ, तो विजय तेंदुलकर साहब का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो उनका जो स्कूलिंग है कि स्ट्रॉन्ग औरतें, ये उनका बहुत बड़ा एक ये था। तो वो मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूँ उस चीजों से। तो इसलिए मैंने जितनी भी फिल्में की, उसमें हम लोग हमेशा से एक हमेशा ये पकड़ते हैं कि औरत वहां पे दुर्बल नहीं होगी, एक वीक कैरेक्टर नहीं होगी, और अगर होगी भी तो इवेंचुअली वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के उभर के आनी चाहिए। अदरवाइज उस स्टोरी का कोई कोई मायने नहीं रखती वो स्टोरी। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। शायद वो सब मेरी सारी फिल्मों में आता है। तो यस, यू सेड इट वेरी राइटली कि कंपैशन और एम्पथी, ये दो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इनिशियली समीर, आई वाज वेरी, जब मैंने पहली बार प्रेस स्क्रीनिंग पे देखा था सत्यप्रेम की कथा, व्हेन आई फर्स्ट वॉच्ड इट, इट बिगिंस एज अ वेरी टिपिकल commercial 90s film, it या goes into that direction, you kind of see Vishesh, in a way it's kind of वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हुआ करता था हमारे फिल्मों में, इट्स वेरी क्लेवरली, आपने क्लेवरली उसको दिखाया, ताकि वो जो सत्तू की जो कैरेक्टर ग्राफ है, आप उसको दिखा सके, that's why you began in that way, right? And I think it's very करेक्ट। cleverly the way you did that। But I must tell you one scene which I think a lot of us, after watching the film, uh, has really stuck with us। I think it's that sequence where he's beating Tapan, um, या where he's obviously the antagonist of the film। उसने जो कियारा के कैरेक्टर के साथ, कथा के साथ जो कुछ किया, वो बहुत ही घिनौनी चीज थी। और जब सत्तू उसके ऑफिस पे जाता है, उसको मारता है, I want to know exactly what happened behind the scenes of that sequence, because I think it was so satisfying but heartbreaking, but yet so powerful, so many emotions all at once। तो कैसे आपने उन सभी इमोशंस को एक ही तरह दिखाया उस वक्त? इसमें दो चीजें थी। एक तो वो सीन ना राइटिंग में बहुत स्ट्रांग है, करण ने वो बहुत स्ट्रांग लिखा है। वो जो उसके इंटरकट्स है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एडिट में आया है या डायरेक्शन जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तब आया, नहीं, वो राइटिंग में था। कि वो करण ने वैसा लिखा था कि यहाँ पे वो उसको मार रहा होगा, और वहां पे वो जबकि उसने सब कुछ बता दिया है फैमिली को, तो उसको एक रिलीफ आ रहा है, तो वो उस रिलीफ की वजह से हंस रही है। लेकिन वो ऐसे लगे कि ये उसको मार रहा है, ये वो देख रही है और हंस रही है। तो दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग, कि वो उसने पेपर में इतना अच्छा लिखा था। तो उसके बाद जब हम लोग वो शूट कर रहे थे, तो दो तीन चीजें थी जिसमें कार्तिक का भी कहना था कि यार, मतलब हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बोला कि यार ये हीरोइक नहीं लगना चाहिए, कि नहीं। अगर हीरो जाके मार रहा है तो फिर पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। कार्तिक का कहना था एब्सोल्युटली राइट। इसलिए उसके कपड़े भी आप देखिए कि ट्रैक पैंट और शर्ट में जा रहा है, चप्पल पहन के जा रहा है। और वो उसका सडन प्रोवोकेशन है। वो बंदा, सत्तू कैरेक्टर ऐसा है नहीं जैसा पहले था, लेकिन वो जब होता है, और वो इमीडिएटली जाके भी नहीं मारता, जब वो ऊपर जाके पहले देखता है
उसकी वाइफ की, कथा की हालत देखता है, और वो उसको, और उसके बाद वो उसके बाप के पास जाता है जहाँ पे उसको और एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस वो सब पाइल अप होके वो उसके यहाँ पे जाता है। तो वो दो चीजें थी कि कहीं भी हमें एक्शन एक्शन सीक्वेंस नहीं करना है, हमें वो एंग्स दिखानी है, हमें वो गुस्सा दिखाना है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस नहीं करना, और सत्तू अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलेगा। और कार्तिक ने जो इंटेंसिटी उस सीन में लाई है, मतलब मैं खुद ऐसे हैरान था। मतलब हमने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगा कि एक सब हुआ, हमने सारे शॉट्स लिए अलग अलग एंगल से, हमने सब किया, और मैंने बोला ये अच्छा है, आई एम गुड। तो उसने बोला कि नहीं मुझे और एक्ट करना है। तो मैंने बोला क्यों? हाँ, मैंने बोला Oh, क्यों, ये अच्छा है, अच्छा है ये। उसने बोला सर मैं और एक करता हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगे एडिट पे उसको निकाल दो। और फिर उसने वापस एक वो शॉट दिया जिसमें वो चप्पल लेके उसको मारता है, और फिर वो रोने लगा वहां पे, कार्तिक, और वो जैसे रोने लगा, हम लोग गूजबम्स आ गए पूरे। तो दिस इज कार्तिक कि, और और कट हुआ, और मैंने बोला कि ये क्या हुआ अभी यार, क्या क्या किया तूने अभी? तो उसने बोला नहीं, मैं बस मुझे लगा कि और कुछ तो आया मेरे अंदर से। मैंने बोला बस हो गया। और उसके बाद वो, इसलिए जब वो जो सारा आता है ना, गूजबम्स आते हैं, ऑडियंस रोने लगती है, चीयर करती है, तालियां बजाती है, वो सब उस शॉट की वजह से, जो 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 कार्तिक ने वहां पे अपने आप से किया। क्योंकि मेरे लिए वो हो गया था, लेकिन उसने बोला नहीं मैं एक, तो वो ऐसे होता ना कभी कभी जिसको कुछ सारी चीजें एक साथ आपके लिए काम करती है, तो वो दैट वाज कार्तिक कि सर एक देता हूँ इंटेंसिटी से, और वो रो रहा है, उसमें रो रहा wow. I mean, that is so marvelous. And you know, actually जब कार्तिक उस सीन को परफॉर्म करा था ना, actually I think a lot of us felt कि ये एक बहुत है। personal space से आ रहा है. Like, you know, he felt very connected, you know, even as audiences watching the film. You could feel हम्म, that he was really getting into the depths and the हाँ, actual essence of the character. And I think that, या I mean, your testament just really shows it. Whoa, even I've got goosebumps just literally speaking about it. But no, I think it's wonderful, sir. And I think Kartik ने जो performance किया है दोनों ने, I think you know this must have been quite a trump card for you in that sense because आप obviously आपने उनकी chemistry तो देखा ही होगा भूल भुलैया 2 में, um तो आप काफी familiar होंगे, right? उनकी जो हम्म, chemistry है उन दोनों के बीच में, was that the main reason why you decided to take them on board as well because आप उनकी chemistry को जानते थे पहले से? ये एक तो रीजन, वन ऑफ द रीजंस ये है। लेकिन मेनली क्या था कि जैसे आप फिल्म देखने के बाद होता है कि वो सत्तू जो कैरेक्टर था ना, तो कार्तिक ही दिख रहा था हमें, जब हमारा राइटर भी लिख रहा था तो कार्तिक ही दिख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे जो इनोसेंस है, उसकी हंसी में एक इनोसेंस है, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो उसके पास भर भर के है। तो हमें ऐसा ही एक्टर चाहिए था कि जो जेन्युइनली परफॉर्म करे, जिसकी स्माइल में इनोसेंस होना चाहिए। वो बहुत ही नाइव कैरेक्टर है, उसकी जर्नी ही ये है कि वो जीरो से हीरो बनता है, वो नाइव कैरेक्टर से एक मैच्योर आदमी बनता है ये, और जिसके अंदर एम्पैथी है। तो वो उसका चेहरा ही सब कुछ कहता है। एक्टर तो वो अच्छा है ही है। और कियारा के बारे में ऐसा था कि अ, कथा का कैरेक्टर ऐसा है कि यार शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो शायद पता नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं है। और कियारा का चेहरा जब भी मैं देखता हूँ, या कियारा का मैंने कबीर सिंह का काम देखा है, मैंने उसका गिल्टी में काम देखा है, तो हमेशा मुझे ये लगता था कि यार इसके अंदर वो चीज है जो चीज लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी वो जैसे कहते हैं ना कि नॉट रीचेबल नहीं है। वो गर्ल नेक्स्ट डोर भी दिखती है, और उसी टाइम वो बहुत सुंदर भी दिखती है। तो वो कथा वैसी लगी थी मुझे। तो वो दोनों उस कैरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फिट हो रहे थे। और सत्तू तो कार्तिक ही था, मतलब दिमाग में, क्योंकि वो लिटरली जब हम लोग पढ़ते थे तो कार्तिक ऐसे बोलेगा शायद, कार्तिक ऐसे हंसेगा शायद, ये एक दिमाग में हमारे चलता रहता था हमेशा। तो इसलिए वो दोनों, और ऑब्वियसली उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो वो भी उसका बहुत बड़ा रीजन है कास्टिंग के लिए। Oh God, huh? The innocence, like you said, and I think even the effervescence of Kiara. I mean, आपने जुग जुग जियो तो या देखा ही होगा, I'm sure, as a film, and उनका जो performance था, the emotional outbreak she had in that, like wow, seriously, they're such wonderful actors, and I think genuinely बहुत हमें satisfaction मिली वो देख के. I think that's हम्म, wonderful. But I've got to ask you one thing, Samir, sir, because I think it needs to be asked, and I think you know exactly what it is.
पसूरी का गाना जब आया था, तो क्या सच में पसूरी फैला दी इंटरनेट पे? It became discussed, perhaps not for the right reasons or the good reasons, but it did become discussed. Yeah. Tell me, why did you decide to remake Pasuri? Because actually, film में जब आपने वो डाला, it wasn't actually so bad. But I feel like Hmm. जब आपने अनाउंस किया as a marketing tool कि oh Hmm. ये song भी आ रही है, I think that kind of worked a bit against it. That kind of backfired a little bit. तो क्यों आपने decide किया था कि चलो ये गाना रीमेक करते हैं specifically? एक्चुअली दो चीजें थी। एक तो बाकी सारे गाने ओरिजिनल है फिल्म में, लेकिन अब आप देखोगे तो वो कसूरी गाना फिल्म में उस पॉइंट पे आता है जिस पॉइंट पे उन दोनों का एक नया रिश्ता स्टार्ट होने वाला है। मतलब जैसे स्टेजेस है कि फर्स्ट हाफ में वो दोनों फ्रेंड्स भी नहीं है, फर्स्ट हाफ के बाद वो फ्रेंडशिप उनकी स्टार्ट होती है, और इतना सारा कांड होने के बाद, उसका पास्ट पता चलने के बाद, वो सब इंटेंसिटी पूरी होने के बाद वापस उनका एक उनकी और एक जर्नी स्टार्ट होती है जो क्लाइमैक्स की तरफ जाती है। तो ना वहां पे ना हमें कोई ऐसा गाना चाहिए था जो, यस, जो एक गानों का एक बुक है ना, जैसे दो गरबा सॉन्ग्स है, हम्म, तो हम्म, गुजराती बहुत कुछ था। तो समहाउ एक ऐसा गाना चाहिए था जो नया हो, जो इस पूरे जो स्कीम ऑफ सॉन्ग्स है या स्कीम ऑफ फिल्म है उससे अलग कुछ हो, क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट करनी थी। तो वो एक रीजन था, तो वहां पे हम लोग गाना ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रहा था उससे हटके। अब दूसरी चीज है पसूरी, कि पसूरी गाना इतना बड़ा है और हमें पता था शायद ये बैकलैश आएगा, शायद लोग गुस्सा होंगे, सब होने वाला है, लेकिन पसूरी का जो कनेक्ट है वो कनेक्ट इतना ज्यादा है। और उस पसूरी गाने में एक इंटेंसिटी है। वो गाना somehow वो लव सॉन्ग है, लेकिन वो ऐसे पेपी लव सॉन्ग नहीं है। तो उसका जो एंड पार्ट है कि आ चले लेके तुझे, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट किया हम लोगों को। ऐसा लगता था कि आ चले लेके तुझे, है जहां सिलसिले, वो इंटेंसिटी वो समहाउ चाहिए हमें। दूसरा, हम लोग कश्मीर में शूट करने वाले थे, हमारा फिक्स था कि हमें कश्मीर में जाना है। तो कश्मीर से थोड़ा सा कनेक्टेड, उस म्यूजिकली थोड़ा कनेक्टेड कुछ हमें चाहिए, ऐसा एक फील था। तो इसीलिए पसूरी। और कभी कभी होता है ना, कुछ डिसीजन आपके मन में मतलब इतनी चीजें कुछ आपके मन में इतनी धस चुकी होती है ना कि यही चाहिए, अब वो उसका जो होगा सो होगा। तो वो थोड़ा सा हम्म। पसूरी के मामले में हमारा था। वेल इस बात की अच्छी बात है कि जहां इंडिया के लोग और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग हम्म। काफी एंग्री थे उस बात को लेके, तो चलो इस बात की एटलीस्ट एकता हो गई थी उस बात पे स्टोरी को लेके, तो दैट्स अ गुड थिंग, एटलीस्ट दैट्स वन गुड थिंग दैट्स कम आउट ऑफ द फाइट्स दैट यू हैड। नो बट आई थिंक यू नो व्हाट, आई थिंक दैट टॉट मी, एंड आई वाज सेइंग दिस टू माय फ्रेंड आल्सो जब हम फिल्म देख रहे थे हम्म। प्रेस स्क्रीनिंग पे। हम्म। आई वाज लाइक, मे बी आप अगर आप लोगों ने अनाउंस नहीं किया होता तो शायद इतना बवाल हम्म। नहीं मचता, literally. नहीं I मचता। because करेक्ट। it goes really well with the sequences that you're doing. You know, it flows very करेक्ट। nicely when you watch the film. It's not too करेक्ट। sticking out. I think when you announce it as a separate thing, हाँ। that's kind of what really got everyone. See, if you had it in the film quietly, I don't think there would have been much of an करेक्ट। करेक्ट। upset. या एब्सोल्युटली राइट। वही हुआ कि जैसे आपकी रिएक्शन है ना, वैसे ही लोगों की रिएक्शन थी कि फिल्म देखने के बाद आए थे, नहीं फिल्म में वो तो अच्छा फ्लो कर रहा है। अब ये कॉन्फिडेंस हमें था, लेकिन एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि अगर वो अनाउंस नहीं हुआ होता तो शायद लोगों को पता नहीं चलता, ऐसे पहले से ही वो थोड़ा सा प्री कंसीव्ड नोशन से उसकी तरफ देखते ही नहीं। जी। लेकिन ठीक है, नई चीज करके देखी है, कभी वो वर्क होती है, कभी नहीं होती, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं, उतना ही है वो। Yeah, and I think, the strategies of promoting a film have changed significantly as well, Sameer sir. हम्म। आजकल बहुत ज्यादा एक emphasis आ गया है marketing PR पर, हम्म। जो maybe perhaps back in the day because वक्त ही अलग था, वो हालात ही अलग थे, हम्म। इसलिए ज्यादा वो तवज्जो नहीं दिया जाता था PR। हम्म। लेकिन एक ऐसे वक्त में जो सोशल मीडिया पे है, तो दैट आल्सो मींस कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, एंड दैट आल्सो हम्म। हेल्प्स टू really bring out a film. And I think that's also the case in Satyaprem as well, because you करेक्ट। guys haven't gone all out, to completely promote the film, or to, I mean, because we हम्म। didn't get interviews in the UK for it. So how do you think word of mouth, what role do you think word of mouth plays in today's era जहां मार्केटिंग पीआर स्ट्रेटजीज पे बहुत जोर दिया जाता है?
नहीं, बहुत ज्यादा प्ले करता है वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भले बहुत अच्छी मार्केटिंग करो, आप बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करो, प्रमोशन करो, सब करो, वो पहले 4 दिन के लिए होता है। अगर फिल्म अच्छी नहीं हो तो लोग नहीं आते देखने। अगर लोग अच्छी, मतलब लोगों को अगर फिल्म पसंद ना, ऐसा नहीं कि फिल्म जो चलती है वो अच्छी है, जो नहीं चलती वो अच्छी नहीं होती, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर लोग लोग उस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो नहीं आते आगे भी देखने। तो आपका सारा पीआर, आपका सारा प्रमोशन पहले 3 या 4 दिन के लिए हो सकता है, एडवांस बुकिंग के लिए, उसके बाद फिल्म ही बोलेगी। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इतनी लेस इज मोर, ये एक स्ट्रेटेजी हमने ली थी कि हम लोग थोड़ा सटली, थोड़ा मॉडेस्ट ही जाएंगे। फिल्म लोग कनेक्ट करेंगे तो आगे देखेंगे। तो वही हुआ कि अभी भी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद आ रही है लोगों को। तो उसकी क्या कहते हैं, उसकी उसका लाइफ ज्यादा होता है, वो चलती रहेगी। जैसे हम लोग जरा हटके जरा बचके का एक एग्जाम्पल है कि Yeah. स्मॉल रिलीज लेकिन अभी भी चल रही है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, लोगों को वो पसंद आ रही है, इसलिए लोग जा रहे हैं। और बहुत बड़ी फिल्में हमने देखी है जो हेवी मार्केटिंग हुआ, हेवी एडवांस बुकिंग हुआ, लेकिन लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाए, वो लिटरली मंडे को क्रैश हो गई है फिल्में। तो तो इसीलिए वो था कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पहले 1 हफ्ते के बाद, या पहले रादर 3 या 4 दिन के बाद, वर्ड ऑफ माउथ ही आपको 1 महीने तक आगे लेके जाएगा, या तो 3 दिन में खत्म कर देगा। Sure, no, absolutely. But I think, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जो बहुत ज्यादा बढ़िया फिल्म मेकर्स, जो बढ़िया इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं, like how you have. But when it comes to commercial side of things, they often हम्म, have to really compromise their vision, their हम्म। essence of storytelling because of other pressures. तो आपके लिए कितना मुश्किल, I mean, how difficult is it actually to get that balance between the commercial pressures of producers as well as maintaining your voice and your पकड़ as a storyteller? कितना मुश्किल होता है वो बैलेंस रखना? एक्चुअली ना, दैट इज टोटली डिपेंडेड अपॉन द प्रोड्यूसर्स। अब इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब साजिद सर हो, नमा पिक्चर्स, मुझे शारीन मंत्री, किशोर अरोरा, तो ये तीनों लोग, साजिद सर ने पूरा फ्रीडम दिया था। उनका कहना था, दिस इज योर विजन, दिस इज, फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम नॉट देयर टू फोर्स यू, या ऐसा करना है वैसा करना है, नो। सेम थिंग गोज विद नमा ऑल्सो, शारीन और किशोर सर की, ये ना सेंसिटिव सेंसिबल प्रोड्यूसर्स है। तो उनको पता है कि अब देखिए कि ऐसे सब्जेक्ट पे एक कमर्शियल फिल्म बनाने में, बनाना, उसमें पैसा डालना, ये कोई सेंसिटिव आदमी ही ये कर सकता है। तो हमारे प्रोड्यूसर्स सेंसिटिव थे, तो उनको ये पता था कि यार इसको हमें कमर्शियली करना है, अप्रोचेबल करनी है, उसका रीच ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमें उस सब्जेक्ट को फ्रिवलस नहीं बनाना, हमें कमर्शियल चीजें उस पर थोप के हमें उसको डाइल्यूट नहीं करना है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो करने में उन्होंने मेरी मदद ही की है कि प्रेशर मत लो, हम लोग करेंगे बैलेंस, हम सबको बैलेंस करना है। अब इसमें कार्तिक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, कियारा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो ये बाकी कास्ट है, गजराज सर हो, सुप्रिया मैम हो, शिखा हो, सिद्धार्थ सर हो, अनुराधा मैम हो, कि सबको ये पता था कि यार ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो उसकी सेंसिटिविटी को हम लोग छुएंगे नहीं, बाकी हम लोग सब करेंगे, सेंसिटिविटी को छुएंगे नहीं, ज्यादा कुछ फैलेंगे नहीं हम लोग। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उन लोगों की मदद मिली, और मुझे प्रोड्यूसर से बहुत अच्छी तरह से पुश मिला कि यार यू फॉलो योर विजन, हम लोग है तुम्हारे साथ, जो भी मदद लगे हम लोग देंगे। अब जहाँ पे कमर्शियल फिल्म जब करता है, तो जो कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है, कि जैसे गाने हो, कि गाने हमें बड़े स्केल पे करने हैं, गानों में डांसर्स चाहिए, गानों में, तो ये फिल्म के स्केल को अप करने वाली चीजें हैं। तो वो हमने की। तो ये जो बैलेंस की आप बात कर रहे हो, वो हमने किया कि गानों में हम लोग फुल आउट गए, गानों में हम्म। हमने वो स्केल लाई, सब लाया, लेकिन जब कोर की बात निकली तो उसको सटली, सेंसिटिविटी के साथ, सेंसिबली ही हमने अप्रोच किया। तो ये बैलेंस हमने रखने की कोशिश की। जी, इट सीम्स लाइक इंफोटेनमेंट अब बहुत ज्यादा एक मोमेंटम पा चुकी है हिंदी सिनेमा में। Do you हम्म, think now this is the way forward? Do you think अब it's not about escape? Do you think वो जो सिनेमा का जो एक मायना था escapism, but do you now think हम्म, it's about um
focusing more on solutions rather than just escaping your problems. Do you think that's what cinema is offering now? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हाँ, कि जो ओटीटी की वजह से कुछ सब्जेक्ट्स को प्लेटफॉर्म मिला, और वही होता है ना कि जैसे हमेशा कहा जाता है कि अगर कमर्शियल सिनेमा जिंदा रहा, अगर कमर्शियल सिनेमा तंदुरुस्त रहा, तो पैरेलल सिनेमा और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा होता है। अगर कमर्शियल सिनेमा नहीं रहा तो ये दो चीजें भी नहीं हो सकती। तो सेम चीज मुझे लगती है कि जैसे ओटीटी आने की वजह से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को प्लेटफॉर्म मिला और वो फैले सब्जेक्ट्स, और उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा, और फिर अगर उसमें आप अगर कमर्शियल सिनेमा पीछे रहने लगा तो लोग उसको नकार देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे सब्जेक्ट्स लेके आना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि चलो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमने लाया नहीं, अब हमारा विजन मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एक्सपोजर इतना ज्यादा हमें मिल चुका है, तो वो एक्सपोजर मिलता है तो उसका सोल्यूशन भी उसी में होता है। अगर एक्सपोजर ज्यादा है तो जो जो ऑडियंस है जिसको ज्यादा एक्सपोजर है, तो उसको वो सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा। तब जाके उसको लगेगा कि हाँ, हम लोग टाइम के साथ है और हम लोग वो सिनेमा देख रहे हैं जो टाइम के साथ है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट करके छोड़ दो, आप देखो क्या है, तो वैसे नहीं होगा। अभी आपको अग्रेसिवली थोड़ा आगे जाके दो स्टेप आगे जाके उस लोगों को बताना पड़ेगा कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट तो जरूरी है ही, इवेंट फिल्म में आनी ही चाहिए, जी, एक्शन फिल्म में आनी ही चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके की डिमांड होती है अपने माइंड की, बिल्कुल। अपने जी, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन की। अनेक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना उसमें, लेकिन ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टोरी सब्जेक्ट, ऑफ बीट सब्जेक्ट्स, वो ज्यादा अभी मायने रखना स्टार्ट कर किया है। जी, तो मुझे लगता है कि उसको आगे, मुझे लगता है यही होना चाहिए कि अ, एक रैंडम एक फिल्म बना ली और लोग आए देखने और हंसे और घर चले गए, ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ उनको देना ही पड़ेगा, या तो आपको एक्शन देनी पड़ेगी जो कभी देखी नहीं है, या तो ह्यूमर देना पड़ेगा जो कभी देखा नहीं है, इतने हंसे नहीं है, या तो आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा जो उन्होंने बड़े स्क्रीन पे देखा नहीं है। तो बेसिकली आपको सोल्यूशन ही देना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं चलेगा। एंड आई थिंक लोकल इज ग्लोबल। आई थिंक ये जो लोकल आरआरआर इज गुड। फिल्म है उसने काफी हम्म। बढ़िया तरीके से वो साबित किया है। हम्म। आई थिंक व्हाट हम्म। हैपेंड वाज फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम स्पेशली आई फील लाइक हिंदी मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा काफी हद तक वो जो वेस्टर्न वैलिडेशन है उसको चेस करने में हम्म। लगा था। It was trying to match up to Hollywood standard when actually हम्म। we never needed to do that because हमारी जो ब्यूटी है वो हम हमारी जो सभ्यता है हमारी जो एक्चुअल हम्म। इंडियननेस है वो ही हमारा तुरुप का इक्का है। बट आई थिंक फॉर लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ फॉरगॉट दैट। या And I think that's what's happening now, right? It's almost like as if we're being forced to connect to our cultural roots. In fact, आपकी जो फिल्में हैं वो काफी culturally rooted भी होती या है। आनंदी गोपाल या को ले लो, and I think that's so how important is it for you to stay rooted, I think, when it comes to filmmaking? 100%, 100%। जो जिसको कहते हैं ना कि किसी भी आर्ट में पर्सनल इज यूनिवर्सल। आप जितना पर्सनल हो उतने आप यूनिवर्सल होते हो। तो कल्चर के बारे में भी मुझे यही लगता है कि अगर मैं जिस कल्चर में पला बड़ा हूँ, उसके अंदर अगर मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है तो वो मुझे बतानी है, तो मुझे मुझे कल्चर को छोड़ के कैसा होगा, कैसे चलेगा। दूसरी, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी मुझे मेरे कल्चर के अंदर ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे आसपास जहां से सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आते हैं, जो मैं देखता हूँ वही मैं पर्दे पे लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ऑडियंस भी उसी कल्चर का हिस्सा है। तो मुझे वो कल्चरली, अगर ऑडियंस और मेकर्स एक दूसरे से बंधे नहीं है, तो फिर वो डिस्कनेक्ट आ जाता है। जब हम लोग अब हम लोग वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं, तो जब हम देखते हैं तो एक डिस्टेंस से देखते हैं ना हम लोग। हमें फील होता है, सब होता है, क्योंकि Hmm. सिनेमा को लैंग्वेज नहीं होती। लेकिन उस जिस कल्चर की वो फिल्म है, वो फिल्म हम लोग थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं। हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, हम लोग सीटी नहीं बजाते, हम लोग तालियां नहीं बजाते। जी, जो हम अपने कल्चर में होता है तभी करते हैं। तो वो कल्चर रूटेड रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे वही लगता है कि जो मैंने 100% देखा है, वही उसी का मैं छोटा हिस्सा अगर पर्दे पे लाऊं तो मैं अच्छी तरीके से ला सकता हूँ। जो मेरे लिए बोरोड है, वो मैं 100% नहीं ला सकता हूँ पर्दे पे। इसलिए कल्चर से और रूटेड रहना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी जी। तो सत्यप्रेम की कथा तो हिट हो ही गई है, वी कैन सेफली से सो। है। बट अब आगे क्या प्लान्स है आपका? व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टोरीज आर यू कीन ऑन एक्सप्लोरिंग नेक्स्ट? आई डोंट नो। एक तो मुझे हर तरीके का जॉनर पसंद है। मतलब मुझे
एक्शन भी करनी है, मुझे सस्पेंस भी करना है, मुझे सब करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और लव स्टोरीज ये मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितनी भी फिल्में बनाओ, लव स्टोरी बनाते नहीं थकोगे आप, क्योंकि जैसे अभी सत्य प्रेम की कथा, ये लव स्टोरी है, ये सत्तू और कथा की स्टोरी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मैसेज हम लोग दे पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि इससे आगे मैं और एक कोई ऐसी ही फिल्म देखूंगा जो एक अच्छा सा मैसेज भी दे बाहर, और कुछ नया एंगल लेके आए लव स्टोरी को। Huh. And it's a very rare space to be in, because I think alongside you, I think we also have Anand Al Raisa, who has managed to हम्म। really beautifully या present very ordinary people, ordinary या relationships in a very extraordinary manner. चाहे वो उन्होंने जो काम किया है, and I think that's wonderful. And I think उनकी जो family, काफी family oriented audience है as या well. हम्म Even if it's got हम्म strong subjects, it's always through the lens of a mass entertainer, which I think is something which I think you can definitely also capitalize on, because अब दोनों की या जो आवाज है वो काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, बट फिर भी वो एक सोशल मैसेज भी है, बट ऑल्सो एक एक फैमिली जो एक रूटेडनेस है वो भी है. सो या आई थिंक यू या शुड या डेफिनेटली फोकस ऑन दैट. आई थिंक that's your या biggest USP, really. या या No, that's wonderful. But look, Sameer sir, thank you so much for joining me on यू Filmation. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आपको बता नहीं सकता सत्यम की कथा कितनी स्पेशल फिल्म है. It is such a wonderful film, and I think the amount of love that it's getting, it's just so wonderful to see. I think it deserves a lot more, if I'm honest. So I hope that's what happens. लेट्स सी, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत मजा आया बहुत। और अच्छे सवाल, उनके जवाब शायद मैं ठीक ठाक दे पाया, तो No, मजा beautiful. आया मुझे। बहुत ज्यादा उम्दा था. Thank you so much. But थैंक यू, wishing you all the very best for your next project. थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी Thank यू सून, you. बाय।